हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 परिवहन का भाग 1 हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक ना। आज पढ़ेंगे भाग 2 कि रक्त क्या चीज़ है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। 7.4 कहने का मतलब है कि जब 7.4 इसका पीएच मान है तो यह क्या है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है, ठीक ना। तो हम इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि रक्त क्या है, रक्त एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.4 होता है तथा यह तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। रक्त का रंग अगर पूछ दे कि इसका रंग कैसा होता है तो लाल रंग का होता है और यह चिपचिपा द्रव है। कैसा द्रव है, चिपचिपा द्रव है। तथा हम कह सकते हैं कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडी है। प्राकृतिक कोलाइडी मतलब क्या है कि मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि रक्त एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.4 होता है तथा यह तरल संयोजी उत्तक यह एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई व्यक्ति है उसमें कितना रक्त रहता है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में अपना वजन का 7% रक्त रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का वजन है 100 kg। कितना kg, 100 kg है तो इसका 7% क्या होगा, इसका 7% हो जाएगा 7 लीटर। तो उस व्यक्ति में कितना खून होगा, 7 लीटर खून होगा लगभग अनुमान के अनुसार, ठीक ना। लेकिन अगर मात्रा कहा जाए कि 1 kg में कितना होगा, 1 kg में रक्त की मात्रा होती है 85 ml, ठीक ना। अगर कोई वयस्क मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है तो 1 kg में 85 ml रक्त होता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि अगर 1 kg में 45 ml है तो अगर व्यक्ति 50 किलो का है, 60 किलो का है तो उसमें रक्त कितना होगा। एक और क्वेश्चन आता है कि रक्त कितना होता है एक वयस्क में, तो लमसम लिखिएगा कि 5.5 लीटर के लमसम होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त कितना प्रतिशत होता है, 5.5 लीटर। और प्रतिशत के बात आएगा तो कितना प्रतिशत, वजन का 7%, ठीक ना। अब चलते हैं कि रक्त के प्रकार क्या है। तो रक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ठोस और एक होते हैं तरल। क्या होते हैं, एक रक्त होता है ठोस, एक होता है तरल एक होता है ठोस, ठीक ना। तो तरल को कहा जाता है, रक्त के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा, जबकि ठोस भाग को कहा जाता है रुधिराणु। क्या कहा जाता है, रुधिराणु कहा जाता है। रक्त अगर तरल है तो तरल वाला जो भाग है उस भाग को कहा जाता है प्लाज्मा और जो ठोस भाग है उसको कहा जाता है रुधिराणु, ठीक ना। तो तरल भाग, रक्त में तरल भाग कितना प्रतिशत, 55%। जितना रक्त है उसका 55% होता है प्लाज्मा और बाद बाकी जो 45% के लगभग बच गया वह क्या होता है, वह होता है रुधिराणु। क्या होते हैं, रुधिराणु होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रक्त के तरल घटक को प्लाज्मा कहा जाता है जबकि ठोस घटक को रुधिराणु कहा जाता है। रक्त का तरल कितना प्रतिशत होता है, 55% जो प्लाज्मा होता है और 45% जो क्या होता है, रुधिराणु या रक्त कणिका या ठोस घटक होते हैं। अब चलते हैं कि इस प्लाज्मा में जो प्लाज्मा 55% है उसका कितना प्रतिशत जल होता है, कितना प्रोटीन, तो जल होता है 90%, प्रोटीन होता है 7%, वसा होता है 0.9%, ग्लूकोज होता है 0.5%, 0.18% होता है अकार्बनिक पदार्थ और बाद बाकी जो बच गया वह होता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक ना। समझ लेते हैं यहाँ पे बात कि प्लाज्मा किसको कहा जाता है, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है और प्लाज्मा में 90% क्या होते हैं, जल, 7% प्रोटीन, 0.9% वसा और 0.5% ग्लूकोज तथा 0.18% होता है अकार्बनिक पदार्थ और जो बच गया थोड़ा बहुत वह होता है कार्बनिक पदार्थ।
ठीक ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लाज्मा में देखते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको कहा जाता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने तरह के पाए जाते हैं? 3 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाया जाता है? फाइब्रोनोजिन, प्रोन्थोबिन और हिपेरिन। कौन कौन सा? फाइब्रोनोजिन, प्रोन्थोबिन और हिपेरिन। याद रखिएगा, वेरी VVI क्वेश्चन है कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 से प्रकार है? तो फाइब्रोनोजिन है, प्रोन्थोबिन है और हिपेरिन है। ठीक ना, यहां तक समझ गए। अब आगे चलते हैं कि प्लाज्मा में जब 3 प्रोटीन है, अगर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि प्लाज्मा का जो रंग होता है वह रंग कैसा होता है, हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा में जो रंग होता है वह कैसन होता है? पीला रंग का होता है। कैसन होता है? पीला रंग का होता है। ठीक ना, तो प्लाज्मा कैसा रंग का प्रोटीन है? पीला रंग का है। ठीक ना, प्लाज्मा में कितना % जल होते हैं? 90% होते हैं। प्रोटीन कितना? 7% बाबू। वसा कितना? 0.9%। ग्लूकोज कितना? 0.5%। 0.18% होता है अकार्बनिक पदार्थ, और जो बच गया उसको कहा जाता है कार्बनिक पदार्थ। और प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, जो मौजूद रहते हैं, उस प्रोटीन को कहा जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? फाइब्रोनोजिन, प्रोन्थोबिन और हिपेरिन। एक चीज कभी कभी पूछ जाता है कि सीरम क्या चीज है। ठीक ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सीरम किसको कहा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे 3 गो प्रोटीन आपको दिख रहा है, फाइब्रोनोजिन, प्रोन्थोबिन, हिपेरिन। अगर इस तीनों प्रोटीन में से फाइब्रोनोजिन को निकाल दिया जाता है तो शेष बचा जो प्रोटीन है इसी को कहा जाता है सीरम। तो क्या परिभाषा हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, एक परिभाषा तो यह हो गया कि फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। हम कह सकते हैं, दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन में से फाइब्रोनोजिन को निकाल दिया जाता है तो जो शेष तरल पदार्थ बचता है उसी को कहा जाता है सीरम। यह पीला रंग का होता है और जब कोई भी बीमारी का जांच किया जाता है तो यही सीरम को निकाल करके जांच किया जाता है। ठीक ना, प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुने होंगे कोरोना वायरस में, तो यही किया जाता है कि प्लाज्मा निकाला जाता है। कोई व्यक्ति के शरीर जो कोरोना वायरस से ठीक हो गया है उस व्यक्ति से प्लाज्मा को निकाल करके दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जाता था। तो इस थेरेपी को कहा जाता था प्लाज्मा थेरेपी। यहां तक क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? इतना से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेगा 10th क्लास में, ये बात एकदम क्लियर है कि इतना से उठाएगा, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अब चलते हैं कि तरल तो हमको ठीक हो गया, तरल हम समझ गए। ठोस भाग क्या क्या होते हैं? ठीक ना, रुधिराणु क्या क्या होते हैं? तो देखो, ठोस भाग अकेले 55% ई है और 45% में 3 गो रुधिराणु होते हैं। कौन कौन 3 गो होते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स हो गया। ठीक ना, अगर हिंदी में देखा जाए तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। ठीक ना, क्या? लाल रक्त कणिया यानी रेड ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल भी बोल सकते हैं, प्लेटलेट्स हो गया, उसका हिंदी क्या होगा? बिंबाणु हो गया। ठीक, आरबीसी को दूसरा नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है? WBC को कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है? प्लेटलेट्स को कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जितना जो रक्त बचा है, रक्त रुधिराणु जो बचे हैं, इसमें जो 45% है उसका 99% होता है आरबीसी। ठीक ना, और एकरे में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या? रक्त लाल दिखता है। ठीक ना, तो एक बार समराइज कर देते हैं इतना, अगर एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला क्या है? रक्त किसको कहा जाता है? तो रक्त एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.4 होता है तथा यह एक तरल संयोजी ऊतक है तथा यह प्राकृतिक कोलाइडी भी है। या लिख सकते हैं कि यह एक तरल या चिपचिपा द्रव है, गाढ़ा द्रव है। ठीक ना, इसमें मनुष्य में कितना रहता है? तो 1 kg अगर वजन है 80 ml रक्त रह सकता है।
अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति है उसका वजन का 7% क्या होता है, रक्त होता है। रक्त कई प्रकार का होता है, 2, तरल और ठोस। तरल को प्लाज्मा जबकि ठोस को रुधिराणु कहते हैं। तरल कितना प्रतिशत, 55%, जबकि ठोस घटक रुधिराणु कितना, 45% होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला रंग का होता है। जो प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद होते हैं, तो एकरा में जल मौजूद होता है जो 90% होता है कुल प्लाज्मा का। प्रोटीन 7%, वसा 0.9%, ग्लूकोज 0.5%, 0.18% होता है अकार्बनिक पदार्थ, और जो बच गया उसको कहा जाता है कार्बनिक पदार्थ। प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ठीक ना, कौन कौन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। ठीक ना। अब क्या कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को क्या कहा जाता है, शेष भाग को कहा जाता है सीरम। ठोस जो रक्त होते हैं, ठोस घटक होते हैं रक्त का, वो कितना प्रतिशत, 45। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक ना। तो अगर इतना समझ गए हैं तो इसको आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना। हमने जाना रक्त के भाग, अब हम जानेंगे कि रक्त के जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो ठोस भाग होता है वह कितने प्रकार का होता है। हम बताएं कि रक्त का ठोस प्रकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी कहने का मतलब है लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स कहने का मतलब है बिंबाणु। क्या, बिंबाणु। हम बताए थे कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि आरबीसी में क्या पाया जाता है। आरबीसी को पहले पढ़ लेते हैं। तो आरबीसी में एक पाया जाता है वर्णक जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण, इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। अब बोलेंगे कि जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, उसमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। केंद्रक भी नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। किसमें, आरबीसी में। और इसका जो आकार होता है आरबीसी का, यह उभयावतल होता है। उभयावतल कहने का मतलब है जिसका दोनों तरफ उत्तल टाइप का होगा, धसल धसल रहेगा। दशहरा में एक मिठाई बनता है जिसको कहा जाता है, ठीक ना, इस तरह का मिठाई बनता है दशहरा में, बीचवा में हाथ से दबाया हुआ। तो इसका आकार कैसा रहता है, उभयोतल। जस्ट इसी के आकार का किसका आकार होता है, आरबीसी का होता है। ठीक ना। इसका जन्म कहाँ होता है, आरबीसी का जन्म होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जो इसका मृत्यु है वह मृत्यु होता है प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जन्म कहाँ होता है आरबीसी का, आरबीसी का जन्म होता है अस्थि मज्जा में, और मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगर संख्या की बात किया जाए कि आरबीसी में कितना संख्या पाया जाता है, तो आरबीसी की संख्या होती है रक्त में लमसम 40 लाख, यानी कि 5 मिलियन के करीब होती है। 50 लाख के करीब होती है। ठीक ना। अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का यह गुण है कि वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ढोकर के काम कर सकता है। क्या, ऑक्सीजन के 4 अणु को ढोने का काम करता है एक हीमोग्लोबिन का अणु। अब हीमोग्लोबिन के कमी से एक रोग होता है जिसको कहा जाता है एनीमिया या पीलिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इसका जीवन काल पूछ देगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक ना। एक बार देख लेते हैं कि आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका को क्या नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट से जाना जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसका आकार होता है आरबीसी का उभयावतल होता है, तथा इसका जन्म अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में होता है। ठीक ना। इसकी संख्या होती है करीब 50 लाख होती है, और एक हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ठीक ना।
एनीमिया रोग आरबीसी के कमी से होता है। जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी है तो क्या कौन सा रोग होगा? एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, या कह सकते हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, या पीलिया रोग होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, लमसम 4 महीना। कितना दिन? 4 महीना इसका जीवन काल होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। अब चलते हैं श्वेत रक्त कणिका। तो श्वेत रक्त कोशिका या कणिका को दूसरा नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। एकरा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए WBC रंगहीन होता है। ठीक ना? कैसा होता है? रंगहीन, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और इसका जन्म अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। जबकि इसका जीवन काल होता है 4 दिन, या हम कह सकते हैं कि 2 से 4 दिन या 2 से 5 दिन चलेगा, गलती नहीं होगा। ठीक ना? संख्या की बात किया जाए तो एक वयस्क के शरीर में, ठीक ना, एक मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 8000 से 10000 तक होती है। कितनी होती है? 8000 से 10000। इसकी संख्या हमारे शरीर में बहुत कम होता है, 9 के बराबर। ठीक ना? कितना? 8 से 10000 होता है। ठीक ना? जबकि WBC की बात किया जाए तो 50 लाख होता है। अब यार इसका जीवन काल तो हम पढ़ लिए कि 4 दिन होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। देखिए इसमें केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन जो इसका आकार होता है अनिश्चित होता है। और यह क्या करता है कि बीमारियों से रक्षा करता है। अगर बीमारी हो रहा है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? WBC। और WBC में भी कई एक प्रकार का पाया जाता है। उसमें कौन सा सेल? तो T सेल। ठीक ना? T यानी कि लिम्फोसाइट। ठीक ना? इसका आकार T की तरह होता है। यह क्या करता है? रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। लेकिन एक रोग है जिसको कहा जाता है एड्स, जो HIV वायरस से होता है। यह क्या करता है कि हमारे शरीर में लिम्फोसाइट के मार देता है, जिसके कारण क्या होता है कि HIV हमारे शरीर में बढ़ जाता है और कोई व्यक्ति को मृत्यु हो जाता है। ठीक ना? जिसमें अगर यह एड्स रोग हो जाए तो उसमें लिम्फोसाइट मर जाता है। कैसे मर जाता है? क्योंकि HIV वायरस इस लिम्फोसाइट को ही मार देता है, और जब लिम्फोसाइट के मार देता है तो धीरे धीरे अन्य बीमारी उस व्यक्ति पर अटैक करने लगते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना? इसका आकार होता है बाकी सभी कोशिकाओं से बड़ा होता है, बाकी सभी रक्त के कणिकाओं से बड़ा होता है। अगर बात किया जाए इसका अनुपात, कि अभी कभी पूछ देगा कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो होता है 600:1। मतलब 600 RBC रहेगा, ओकरा में से एगो WBC रहेगा, लेकिन आकार इसका क्या होगा? बड़ा होता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो रोग पैदा करने वाले जो कारक है उसको मारने का काम करता है। ठीक ना? उसको मारने का काम करता है। इतना में दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे, बिंबाणु किसको कहा जाता है? देखिए क्या होता है एड्स बीमारी में कभी कभी, कि एड्स बीमारी हम बताएं कि T जो लिम्फोसाइट होता है वह मर जाता है। जब लिम्फोसाइट मर जाता है उस कंडीशन में तो हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले जो कारक होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा समझिए कि एक घर है, उसमें जो मेन मालिक है, जो घर का काम सब संभालता है, वही मर जाता है, तो उस घर की जो स्थिति हो जाती है वह दयनीय हो जाती है, घर टूट जाता है। ठीक ना? तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में सभी चीज़ से लड़ने का काम, हमारे शरीर को रक्षा करने का काम करता है लिम्फोसाइट, और वही जब मर जाता है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना? अब चलते हैं प्लेटलेट्स क्या है। तो प्लेटलेट्स को दूसरा नाम होता है, इसको बिंबाणु हिंदी में कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसका रासायनिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक ना? यह मुख्य रूप से रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने का काम करता है, और रक्त अगर कहीं कट जाता है तो उस बहाव को रोकने का काम करता है। कौन? प्लेटलेट्स काम करता है। यह देखने में तो रंगहीन होता है, यह देखने में क्या होता है? रंगहीन होता है, तथा इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। कै दिन होता है? इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। और संख्या की बात किया जाए तो इसका संख्या होता है 3 से 5 लाख। एक व्यक्ति में इसकी संख्या कितनी होती है? 3 से 5 लाख। लेकिन एक बीमारी है जिसका नाम है डेंगू, और जब इस बीमारी हो जाता है व्यक्ति को, जिसमें क्या होती है कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत घट जाती है, लगभग 60,000 के करीब आ जाता है, और इतना करीब आ जाता है जिससे अगर नीचे जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसा संभावना है। ठीक ना? तो अगर हमारे शरीर में डेंगू बीमारी, अच्छा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि डेंगू बीमारी जो है वो किसके कारण होता है?
मच्छर के काटने के कारण होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। लेकिन मच्छर कौन सा मच्छर, तो एडिज मच्छर के काटने से डेंगू और मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो ओकरा से जो रोग होता है उसको कहा जाता है मलेरिया, ठीक ना। तो मलेरिया क्या, मादा एनोफिलीज, और डेंगू एडिज मच्छर के काटने से होता है। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, सॉरी आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। इसका जीवन काल कितना है, 120 दिन है। इसमें क्या चीज वर्णक पाया जाता है, एकरा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखता है। एकरा में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसका आकार उभयावतल होता है तथा इसका जन्म अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में होता है। इसकी संख्या 50 लाख होती है और हीमोग्लोबिन के 1 अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण कौन सी रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग, एनीमिया रोग होता है। डब्ल्यूबीसी को यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आकार इसलिए इसका रंग अनिश्चित होता है। एकरा में केंद्रक पाया जाता है। देखो इसमें जन्म तो होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा किसको कहा जाता है, तो हड्डी वाला, मान लीजिए हड्डी है, इसके जो बीच का भाग गुदेदार भाग है, इसी भाग को कहा जाता है अस्थि मज्जा। तो यहाँ पे जन्म होता है, मृत्यु कहाँ होता है, रक्त में होता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में 8 से 10,000 होती है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। मुख्य बीमारी यह क्या करता है, हमको हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। कोई भी बीमारी है उससे रक्षा प्रदान करने का काम करता है। अगर यह खत्म हो जाता है तो एड्स हमारे शरीर में जब हो जाता है, कोई व्यक्ति के शरीर में अगर एड्स हो जाता है तो ओकरा में लिम्फोसाइट मर जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसका आकार क्या होता है कि बाकी सभी रक्त के कणिकाओं से बड़ा होता है, ठीक ना। और इसका जो अनुपात होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, वो 600 अनुपात 1 होता है। मतलब 600 आरबीसी तो 1 ओकरा में से कौची, डब्ल्यूबीसी होगा। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है कि वह रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन। हमारे शरीर में इसकी संख्या 3 से 5 लाख होती है। अगर एक बीमारी है जिसका नाम है डेंगू, अगर डेंगू हमारे शरीर में डेंगू हो जाता है तो इसकी संख्या घटकर कितना हो जाती है, 60,000 के करीब हो जाती है, ठीक ना। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं कि रक्त का कार्य क्या है, आखिर कार्य कौन सा कार्य करता है रक्त, उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त कौन कौन सा कार्य करता है। तो पहला कार्य है, पहले लिखेंगे कि रक्त का निम्नलिखित कार्य है। तो रक्त क्या करता है कि पचे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं, जो हम खाते हैं और खाने के बाद पचता है, जो हमारे लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ है, उसको जब अवशोषित करते हैं तो उस अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थों को रक्त एक जगह से दूसरा जगह परिवहन कराता है। दूसरा रक्त का कार्य है कि रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है, यानी कि परिवहन कराने का कार्य करता है। रक्त हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। तापमान को, हमारे शरीर का जो ताप है वो कितना रहेगा, यह जो नियंत्रित करता है, कौन करता है, रक्त करता है। और रक्त हमें संक्रमण रोग है उससे सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक ना। और रक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। तो रक्त का कार्य क्या है, जल्दी से हम समझ लेते हैं कि रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थों को परिवहन करता है। रक्त CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा यह जो रक्त है वह संक्रमण रोगों से हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। तो हम आशा करते होंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।